वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 12 नवंबर 2021 और 12 नवंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न है कि विश्व रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको इस प्रश्न से रिलेटेड दिया था और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को विश्व रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए कमेंट बॉक्स में और कोशिश कीजिए कि इसे विस्तार पूर्वक लिखें। अब यहाँ पर हम चलते हैं सीधे पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होगा वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में खाद्य विभाग ने बिहार के कितने जिलों के लिए राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया है। ये भी हाल ही में बिहार खाद्य विभाग द्वारा ये निर्देश दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न का अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 4 जिलों के लिए अतिरिक्त राशन आवंटित करने का भी हाल ही में निर्देश दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ जानकारी है उसे हम लोग एकदम से विस्तार पूर्वक देख लेते हैं। तो आपको बता दूं कि हाल ही में खाद्य विभाग ने बिहार के 4 जिलों के लिए राशन कार्ड धारकों को अतिरिक्त राशन आवंटित करने का निर्देश दिया है। अब ये 4 जिले कौन कौन से हैं, तो इनमें पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और रोहतास इसमें शामिल है। और यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि विभागीय आदेश के अनुसार इन जिलों में लगभग 2,70,000 क्विंटल गेहूं आवंटित किए जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए राशन की बात आई है तो एक प्रश्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मतलब जो राशन कार्ड धारक है, जो कि एक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से प्रश्न बनते हैं। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, तो इस योजना के तहत नवंबर तक यानी कि नवंबर 2021 तक मतलब कि राशन मुफ्त में दिए जाने की घोषणा की गई थी। हालांकि जो राशन मिलते हैं मतलब कि कम कीमतों पर दिया जाता है, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ और भी मुफ्त अनाज देने की घोषणा की गई थी इसके तहत। तो ये भी जानकारी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, केंद्र सरकार ने इसकी जो डेडलाइन फिक्स की थी वो नवंबर 2021 की फिक्स की थी। अब यहाँ पर बात आई है पटना, किशनगंज, मुजफ्फरपुर और रोहतास की। तो हमने यहाँ पर कुछ पॉइंट को ऐड किया है। आप सभी जानते हैं कि बिहार की राजधानी है पटना और इसके अलावा बिहार में किशनगंज में औसतन सर्वाधिक बारिश होती है और मुजफ्फरपुर में बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता दर रोहतास जिले की है। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ पर ये याद रखिए। आपको यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि 2011 वाला जो जनगणना है यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। 2021 में जितनी भी परीक्षाएं आयोजित होगी यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनेंगे, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर ये जनगणना होती है। तो कोरोना संक्रमण के कारण यहाँ पर 2021 में जो जनगणना होना था उसमें देरी हुई है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। जब तक 2021 वाला जनगणना संपन्न नहीं हो जाता है तब तक आपको यहाँ से जितने भी मतलब कि प्रश्न बनते हैं वो सभी को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न कि हाल ही में किस देश के टॉप कंपनियों ने राज्य में स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क व शॉपिंग मॉल खोलने के लिए निवेश की रुचि दिखाई है, किस देश की। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जापान इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब आपको यहाँ पे बता दूं कि हाल ही में जापान की कंपनियां बिहार में निवेश करना चाहती है। ये भी हाल ही में मतलब कि ऐसी बातें सामने आ रही है, न्यूज़ में चल रही है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इसके तहत जापान जो कि बिहार राज्य में स्मार्ट सिटी, बुद्धिस्ट पार्क और शॉपिंग मॉल खोलने के लिए निवेश कर सकती है, ये सी जानकारी मिली है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। और हमारा अगला पॉइंट है कि राज्य सरकार की यह कोशिश है कि इस प्रस्ताव को जल्द ही अमल में लाया जा सके। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर भी मतलब कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और साथ ही साथ जो मतलब कह सकते हैं बेरोजगारी है तो बेरोजगारी दर में कमी आएगी। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आपको एक प्रश्न बताया था जिसमें एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था कि बिहार में बेरोजगारी दर मात्र 9 से 10% ही है। तो इस चीज़ का भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब चलिए हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा तीसरा प्रश्न, लेकिन यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार की। तो बिहार के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स है जो मतलब कह सकते हैं बेसिक सी जानकारी है, उसे हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार प्रश्न बने हैं। तो आप यहाँ पर भारत वाले मैप पर देख सकते हैं ये बिहार की स्थिति है और ये अपना बिहार है और बिहार की राजधानी है पटना। ये आप सभी जानते हैं, ये बिल्कुल ईजी है। बिहार की राजधानी पटना और वर्तमान में राज्यपाल है फागू चौहान, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राजकीय पक्षी बिहार का है गौरैया। अभी हाल ही में 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया था जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये भी ध्यान रखें। और हमारा अगला पॉइंट है राजकीय पशु है बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है गेंदा और बिहार की जो जनसंख्या घनत्व है यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं कि बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
और हमारा नेक्स्ट पॉइंट ये है क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल वर्तमान समय में 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बिहार से मतलब अलग हुआ था, यानी कि बंटवारा हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। जब ये बंटवारा हुआ था तो 46% भूभाग के साथ झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था, यानी कि संपूर्ण भूभाग का 54% हिस्सा रहा था बिहार के पक्ष में और वहीं पे 46% हिस्सा चले गया झारखंड के पक्ष में। और इस बंटवारे से बिहार को खनिज संपदा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। बात है झारखंड की, तो झारखंड के पहले मुख्यमंत्री हैं बाबूलाल मरांडी, तो ये भी जानकारी आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है राजभाषा। तो बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा है उर्दू। बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर तथा चौड़ाई 483 किलोमीटर है। यहाँ पर विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 सीटें और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। और बिहार की प्रमुख लोक नृत्य की अगर बात करें तो जाट जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ की प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं, दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष, ये बिहार का राजकीय चिन्ह है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि दो स्वास्तिक के बीच में बोधि वृक्ष बिहार का राजकीय चिन्ह है। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक पुष्कर मेला कहाँ शुरू हुआ है। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राजस्थान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में तमाम जानकारी एकदम से विस्तार पूर्वक दे दूं तो हाल ही में उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक पुष्कर मेला की शुरुआत राजस्थान के पुष्कर में की गई है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है। राजस्थान के पुष्कर में ये मेला की शुरुआत हुई है। अब यहाँ पे राजस्थान की बात आई है तो राजस्थान से रिलेटेड कई और भी करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कि हाल ही के दिनों में घटित है, तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर हमने ऐड किया है। हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में राजस्थान में राज्य सरकार ने प्रशासन गाँव के संग अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत राजस्थान में की गई है और भारत का पहला अंगदाता स्मारक जयपुर में स्थित है। और साथ ही साथ हाल ही में राजस्थान में एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम से योजना की शुरुआत की गई है और बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा की शुरुआत राजस्थान से ही की थी। तो ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक भाई साहब हैं जो कि बार बार एक ही कमेंट करते हैं। उनका कहना होता है कि बार बार आप एक ही बात को बोलते हैं, बहुत इरिटेशन होती है, आपको समझ नहीं आती क्या। तो ये इनका कहना और बार बार एक ही कमेंट करते हैं। तो भाई साहब अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, आप करंट अफेयर्स को देख रहे हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए एकदम से नई होती है। जब आप चीज़ों को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, देखने से क्या होता है कि चीज़ें आपको लंबे समय तक के लिए याद होती है। अगर आपको लगे, अगर आपका मानसिकता उस तरह का है तो आप सीधे डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़िए, आपको याद हो जाएगा। बेकार का यहाँ पे आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। आप डायरेक्ट पीडीएफ से पढ़िए ना, वहाँ से आपको बहुत चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगे कि ये आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप अन्य विकल्प को भी तलाश सकते हैं। तो जहाँ से आपको बेहतर कंटेंट मिलता है आप वहाँ पर जा सकते हैं। तो बार बार एक ही चीज़ कमेंट मत कीजिएगा, आपको समझ में नहीं आती है। मुझे अच्छी तरह से समझ है मुझे क्या करना है और स्टूडेंट्स को मुझे क्या प्रोवाइड करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं आपके लिए अपने सिस्टम को नहीं बदल सकता, ठीक है। मैं जिस तरह से चल रहा हूँ, अगर हाँ अधिक लोग मतलब यहाँ पे बोलेंगे कि सर इस तरह से नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। और यहाँ पर आप ये भी ध्यान रखें कुछ असभ्य शब्द का प्रयोग ना करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगर आपको मेरा बात बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन आपको ये भी समझना पड़ेगा कि करंट अफेयर्स के तहत आपको इसी तरह से पढ़ाई करनी होती है। आप चीज़ों को एक ही बार पढ़ लेंगे तो वो आपको लंबे समय तक के लिए याद नहीं रहेगी। हो सकता है आप 2 से 4 दिन उस चीज़ को याद रखें, बाद में उसे भूल जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। अब यहाँ पर चलते हैं हम चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है, लेकिन यहाँ पे बात है राजस्थान की। तो राजस्थान की हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो राजस्थान के बारे में भी चीज़ों को देख लेते हैं। तो ये भारत वाले मैप पर ये राजस्थान की स्थिति है और राजस्थान भारत गणराज्य का एक राज्य है जो कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ये पाकिस्तान के साथ लगती है और साथ ही साथ यह देश के अन्य 5 राज्यों से भी अपनी सीमा को साझा करता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि विश्व की पुरातन श्रेणियों में प्रमुख अरावली श्रेणी राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है जो कि पर्यटन का केंद्र है, जो कि माउंट आबू और विश्वविख्यात दिलवाड़ा मंदिर को सम्मिलित करती है। आपको ये ध्यान रखना कि अरावली श्रेणी जो है ये राजस्थान की एकमात्र पर्वत श्रेणी है और यहीं पे माउंट आबू और दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि राजस्थान में 4 बाघ अभयारण्य है। वर्तमान समय की अगर बात करें तो वर्तमान में राजस्थान में 4 बाघ अभयारण्य है और यहाँ से कई बार प्रश्न बने हैं। तो इन 4 बाघ अभयारण्यों में से रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य शामिल है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर और गवर्नर यानी कि यहाँ के जो मतलब कर सकते हैं राज्यपाल है जी कालराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में पाकिस्तानी नौसेना को किस देश ने नया युद्धपोत दिया है या फिर नया युद्धपोत सौंपा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि चीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा।
अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को पहला टाइप 054 AP युद्धपोत दिया है या फिर सौंपा है, और इसे पाकिस्तान ने अब PNS तुगरिल नाम दिया। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना कि पाकिस्तान ने इस युद्धपोत का नाम रखा है PNS तुगरिल। और यहाँ पर इसमें हमारा अगला पॉइंट है, यह युद्धपोत तकनीकी तौर पर काफ़ी अत्याधुनिक है और ये सतह से हवा और पानी के अंदर मार करने में सक्षम है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर याद रखना है कि सतह से हवा और पानी के अंदर मार करने में सक्षम है। इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि इस युद्धपोत में अत्याधुनिक युद्ध प्रबंधन सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी वजह से यह पाकिस्तानी नौसेना की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा, जो कि भारत के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। और साथ साथ यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा है कि चाइना स्टेट शिप बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस युद्धपोत को डिजाइन किया है और यह युद्धपोत चीन की ओर से निर्यात किया गया अब तक का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस युद्धपोत है, जो कि पाकिस्तान को अभी हाल ही में सौंपा गया, पाकिस्तान नौसेना को। यहाँ से एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने अब इसका एक नया नाम दिया है, तो PNS तुगरिल ये नाम दिया है, पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान के बारे में जुड़े हुए कुछ जरूरी फैक्ट्स हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसे हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो ये पाकिस्तान का राष्ट्रीय ध्वज है और यहाँ पे हमने लिखा कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामिक गणराज्य है और 21 करोड़ की आबादी के साथ यह दुनिया की 5वीं सबसे आबादी वाला देश है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना, आबादी के हिसाब से अगर देखें तो ये पूरे विश्व में 5वें स्थान पर आता है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक और पॉइंट को लिखा कि पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी है, यानी कि आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना कि सबसे अधिक मुस्लिम आबादी अगर दूसरे नंबर की बात करें तो ये पाकिस्तान में निवास करती है। अगर वहीं पर हम बात करें पहले नंबर पर, तो दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी इंडोनेशिया में निवास करती है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि 8,81,913 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह 33वां सबसे बड़ा मतलब देश है। अगर हम बात करें क्षेत्रफल के अनुसार से, ये 33वां है और वहीं पे आबादी के अनुसार ये 5वां है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि पाकिस्तान का जन्म 1947 में भारत के विभाजन के फलस्वरूप हुआ था और पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। सबसे बड़ा नगर पाकिस्तान का है कराची। यहाँ की जो राजभाषा यह है उर्दू। वर्तमान में राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री है इमरान खान। तो पाकिस्तान से रिलेटेड ये जरूरी फैक्ट्स भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 5वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का राइट आंसर है मित्राव गुहा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न पर बता दूं, कोलकाता के मित्राव गुहा सर्बिया में शतरंज टूर्नामेंट के दौरान तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करके भारत के 72वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि एक खिलाड़ी को ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 3 ग्रैंड मास्टर नॉर्म हासिल करने के अलावा लाइफ रेटिंग में 2500 ELO अंक को पार करना होता है, तभी जाके ग्रैंड मास्टर का खिताब से सम्मानित किए जाते हैं। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा यहाँ पे अगला पॉइंट है, इसके अतिरिक्त हाल ही में संकल्प गुप्ता हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है, तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद। और हमारा अगला पॉइंट है, जबकि 69वें ग्रैंड मास्टर हर्षित राजा और 70वें ग्रैंड मास्टर राजा ऋत्विक है। अब पिछला वीडियो जो चैनल पे अपलोड हुआ था वहां पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, मुझसे गलती हुई थी, मैं ये एक्सेप्ट कर रहा हूं, मैं आपको सॉरी बोल रहा हूं, ये गलती थोड़ी सी हुई थी, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये 70वें ग्रैंड मास्टर के बारे में मैंने आपको बताया था हर्षित राजा, एक्चुअली में हर्षित राजा 69वें ग्रैंड मास्टर है, जबकि 70वें ग्रैंड मास्टर है राजा ऋत्विक। तो ये आप लोग सुधार कर लीजिएगा और इस चीज़ को यहाँ से ध्यान रखिए, पूरा का पूरा वेरीफाइड है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 6ठा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किसी भारतीय क्रिकेटर को ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया गया है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं, कंज्यूमर इंटेलिजेंस कंपनी ब्रांड वॉच की वार्षिक शोध के अनुसार हाल ही में भारत के पूर्व महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर इस वर्ष ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल है। यानी कि अभी हाल ही में ट्विटर पर 50 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सचिन तेंदुलकर को शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम बात करें इस सूची की, तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन है, ये भी प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। तो अमेरिकी गायक जो है टेलर स्विफ्ट इस सूची में पहले स्थान पर है। और वहीं पर बात करें भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे स्थान पर है इस सूची में, ट्विटर पर सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची में।
ठीक है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि तेंदुलकर को यानी कि सचिन तेंदुलकर को इस सूची में इसलिए शामिल किया गया क्योंकि उन्होंने वंचित तबके के लोगों के लिए सराहनीय काम और उनके लिए आवाज उठाने और उचित अभियानों के लिए आगे रहने के लिए कदम उठाया है। तो इस आधार पर सचिन तेंदुलकर को अभी हाल ही में इस सूची में शामिल किया गया है। अब इस सूची में कितने स्थान पर है इसकी जानकारी मुझे सटीक तौर पर नहीं है, अगर मुझे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको जल्द ही बताऊंगा। इस चीज़ का यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पे हम चलते हैं अब 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न हाल ही में जारी नेशनल लॉजिस्टिक इंडेक्स 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 8 नवंबर 2021 को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर बरकरार है, यानी कि गुजरात की जो रैंकिंग है ये शीर्ष स्थान पर है। यहाँ पे अगर हम बात करें इस सूचकांक यानी कि यह सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेतक है और इस सूची में गुजरात के बाद क्रमशः हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि उत्तर प्रदेश अब 13वें स्थान से 6वें स्थान पर आ गया है। यहाँ पर आप ये ध्यान रखें गुजरात पहले स्थान पर है, हरियाणा दूसरे, पंजाब तीसरे, तमिलनाडु चौथे, महाराष्ट्र 5वें और 6ठे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमारा अगला पॉइंट है कि पहली लॉजिस्टिक रिपोर्ट जो थी ये वर्ष 2018 में जारी की गई थी और ये पिछले साल कोविड-19 महामारी के कारण रैंकिंग जारी नहीं की गई थी, तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना। तो जो भी हॉट टॉपिक चर्चे में है वहाँ से जुड़े हुए जितने भी फैक्ट हैं आप उसे जितना भी विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे वो आपको उतना ही लाभदायक सिद्ध होगा। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ प्रश्न और आंसर को देखते हैं, उससे बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हो सकता है। अगर आपका एग्जाम में आपका प्रश्न हुबहू आ गया तभी आपको फायदा होगा, अन्यथा आपको इसका ज़्यादा फायदा नहीं होगा। बड़े पैमाने पर अगर आप फायदा चाहते हैं तो चीज़ों को एकदम से विस्तृत तौर पर पढ़िए और ये आपको लंबे समय तक के लिए याद रहेगा और एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, यहाँ से आप एकदम से रेगुलर बने रहें। जिस प्रकार से मैं चीज़ों को मतलब एकदम से चेन बना के याद करवाता हूँ, ये चीज़ें आपके लिए आने वाले में बहुत ही ज़्यादा आसान होगी और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। इस चीज़ का यहाँ से आपको ध्यान रखना। और जो लोग पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से इसका पीडीएफ फाइल को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये भी ध्यान रखना कि छठ पर्व के अवसर पर जो हमारे टीम के द्वारा एक ऑफर लाया गया था, जितने भी हमारे कोर्स हैं सभी कोर्स पर बीपीएससी मेकर ऐप पर लगभग 50% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब यहाँ पर हम आ चुके हैं 8वें प्रश्न पे। हमारा 8वां प्रश्न है कि हाल ही में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुख्य कोच कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है संजय बांगर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं आईपीएल अर्थात इंडियन प्रीमियर लीग की टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने बल्लेबाजी सलाहकार संजय बांगर को अगले 2 साल के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो संजय बांगर को फरवरी 2021 में टीम के बल्लेबाजी सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए थे और वह माइक हसन की जगह मुख्य कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। और एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिए कि आरबीसी ने अब तक एक भी बार आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। अब यहाँ पर बात आई है आईपीएल की, तो आईपीएल से जुड़े हुए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं। अभी हाल ही में आईपीएल संपन्न हुआ 14वां सीजन, तो यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं। तमाम चीज़ों को हम लोग एकदम से विस्तार से देख लेते हैं। तो आपको बता दो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आप ये याद रखिए कि आईपीएल का पूरा नाम होता है इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग भारत में एक T20 क्रिकेट लीग है जो कि आमतौर पर हर साल मार्च और मई के बीच यानी कि मार्च और मई महीने के बीच 8 टीमों द्वारा भारत के 8 अलग अलग शहरों या फिर राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 2007 में की गई थी और तथा इसका पहला टूर्नामेंट वर्ष 2008 में खेला गया था। हालांकि स्थापना 2007 में हुई थी लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी, इसकी जो मतलब खेल का जो पहला संस्करण आयोजित हुआ था ये 2008 में आयोजित हुआ था। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि वर्ष 2021 का आईपीएल ये 14वां संस्करण था जो कि वर्ष 2021 का प्रीमियर चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। और साथ ही साथ यहाँ पर एक पॉइंट हमने ये भी ऐड किया है कि 2021 के आईपीएल संस्करण के सबसे महंगे खिलाड़ी क्रिस मॉरिस थे जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम में थे। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में ऐड कर दिया है कि पुनः कि वर्तमान चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग जो कि 4 बार इस ट्रॉफी को अपने नाम कर चुका है। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक ट्रॉफी किस टीम ने जीता है तो सर्वाधिक बार अगर हम इस ट्रॉफी की बात करें आईपीएल की ट्रॉफी की तो सर्वाधिक ट्रॉफी जीता है मुंबई इंडियंस ने 5 बार। तो ये भी आपको ध्यान रखना, मुंबई इंडियंस ने आईपीएल की ट्रॉफी 5 बार अपने नाम किया है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे। आपको बता दूं कि जो अभी मैंने आपको बताया कि जो ऑफर आया है तो हमारे सभी कोर्स पर बीपीएससी मेकर ऐप पर आप 50% डिस्काउंट के साथ सभी को आप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों टेस्ट मिलेगा। दोनों मोड में यहाँ पर टेस्ट उपलब्ध है। आपको जैसा भी सहूलियत हो आप यहाँ पर टेस्ट को अटेंड कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन मिलेगा और साथ ही साथ इसका पीडीएफ भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी आप यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं करंट अफेयर्स का, तो इस सीरीज के अंतर्गत आपको डेली और मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिलेगा और साथ ही साथ संपूर्ण बिहार जीके, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी कई सारे टॉपिक वाइज जो मतलब पीडीएफ वगैरह होते हैं, बहुत सारे पीडीएफ यहाँ पर आपको इस पेड ग्रुप के तहत यानी कि ऐप पर आपको मिलेगा। तो इसका जो अंतिम डेट है ये 12 नवंबर 2021 है। 12 नवंबर 2021 को रात्रि के 12 बजे तक आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं 50% ऑफ के साथ।
चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला नवा प्रश्न है, हाल ही में नौसेना को कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? तो इस पनडुब्बी का नाम है वेला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि प्रोजेक्ट 75 के तहत भारतीय नौसेना को हाल ही में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी सौंपी गई है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है, प्रोजेक्ट 75 के तहत कुल 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियां बननी है और इसका निर्माण फ्रांस के नेवल ग्रुप के सहयोग से मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड में किया जा रहा है। जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, 6 पनडुब्बियों का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कि चौथी अभी हाल ही में ये भारतीय नौसेना को सौंपा गया, जिसका नाम है वेला। अगर हम बात करें वेला पनडुब्बी की, तो वेला नामक इस पनडुब्बी के निर्माण की शुरुआत 6 मई 2019 को किया गया था। इसकी जो शुरुआत हुई थी ये 6 मई 2019 को हुआ था। और यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि भारतीय यार्ड में इस पनडुब्बी का निर्माण होना आत्मनिर्भर भारत की ओर एक और कदम है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला होगा 10वां प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में एनडीआरएफ के प्रमुख के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अतुल कारवाल इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको यहाँ पर इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में अतुल कारवाल को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें अतुल कारवाल की, तो अतुल कारवाल गुजरात कैडर के 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वे फिलहाल हैदराबाद में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में निदेशक पद पर हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात है एनडीआरएफ की, तो एनडीआरएफ की स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई थी वर्ष 2006 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। हमारा अगला 11वां प्रश्न है कि चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वांग यापिंग इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न साबित हो सकता है। तो आपको यहाँ पे बता दूं कि अंतरिक्ष यात्री वांग यापिंग ने अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला की उपलब्धि हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महिला का नाम है वांग यापिंग, जो कि चीन की है और इन्होंने अंतरिक्ष में मतलब कि कह सकते हैं भ्रमण करने वाली पहली अंतरिक्ष महिला बनी है चीन की। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि वे निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली और 6 घंटे से ज़्यादा समय तक उन्होंने अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। दरअसल यहाँ पे हमने अगले पॉइंट में लिखा कि दरअसल चीन ने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को 6 महीने के लिए सेंजो 13 यान से अंतरिक्ष में रवाना किया था और ये आप यहाँ जो नाम देख रहे हैं वांग यापिंग, ये इसमें शामिल थे। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं चीन से रिलेटेड फैक्ट को, तो यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है कि हाल ही में चाइना द्वारा 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाले मैग्लेव ट्रेन का ट्रायल किया गया था। इस बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दिया था। और साथ ही साथ यहाँ पर एक और पॉइंट है जो कि इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चाइना टॉप पर है। पूरे विश्व में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में चीन टॉप पर है। और हाल ही में याहू कंपनी ने यहाँ पर अपना कारोबार पूरी तरह से बंद कर दिया। ये भी जानकारी मैंने आपको हाल ही में 2 से 3 दिन पहले दिया था कि जो अमेरिकी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी है याहू, इन्होंने चीन में अपना कारोबार को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये घोषणा भी हाल ही में हुआ था और अभी हाल ही में इसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अब यहाँ पर हम चलते अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में 6ठी बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब किसने जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नोवाक जोकोविच इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हराकर 6ठी बार पेरिस मास्टर्स टेनिस का खिताब जीत लिया है। और यहाँ पर इसी में हमारा अगला पॉइंट है कि पेरिस में इस जीत के साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड 37वीं बार एटीपी मास्टर्स 1000 खिताब पर कब्जा किया है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस शहर में 6ठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया है? कंप्लीट जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया था। आपको बताना है इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। आप चाहे तो यहाँ पर सभी चीज़ों को एकदम से विस्तार पूर्वक भी लिख सकते हैं। और जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं जल्दी से इस ऑफर का लाभ उठाइए और यहाँ पर 50% डिस्काउंट के साथ आप इसे एक्सेस कर पाएंगे। और ये ऑफर पता नहीं फिर कब आएगा, तो ये अंतिम मतलब ये समय में था, तो आप इसे यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। ये आज अंतिम दिन है, 12 बजे रात में ये समाप्त हो रहा है। तो जो लोग इसे ज्वाइन करने इच्छुक हैं जल्दी से करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।